हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं इस सेशन में, जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। यानी कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पर, वो किस तरह हुआ और कौन कौन सी समितियों का आयोजन हुआ था। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसको हम बहुत ही इजी वे में देखेंगे, बिना कोई ट्रिक्स के और बिना रटे ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। सीटेट, यूपीटेट, DSSB, SSC, KVS, UPSC, RRB, यानी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर कैसे हुआ, आखिर इसकी मांग कहाँ से उठी और क्यों ये साबित कर दिया गया कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो देखिए, बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज़ादी के बाद क्या हुआ कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का एक पुनर्गठन करने की जो मांग थी वो दिन ब दिन जोरों शोरों से उठ रही थी। और अगर हम बात करें साउथ की, तो साउथ से इन मांगों के जो उठने की तेज़ी थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो इसी संबंध में क्या हुआ कि भारत सरकार ने 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर लिया। अब ये एस.के. धर क्या थे, यानी देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, यानी जो एस.के. धर हैं, ये कौन है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे। तो इनके अवकाश प्राप्त जो न्यायाधीश थे एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। यानी भाषाई प्रांत, इनकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई, इसका गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषा के आधार पर करना उचित है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए, ठीक है। तो इसका गठन, अगर हम इसके गठन की बात करें तो जून 1948 में इसका गठन हो गया था, ठीक है। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट आई थी हमारे सामने वो दिसंबर 1948 में आई थी। और रिपोर्ट क्या बनकर आई कि जो राज्यों का भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन है उसका विरोध हो गया। यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। बल्कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए, भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। यानी जो हमारी एकता और अखंडता हमारे भारत की है वो विद्यमान रहे, उस पर कोई आँच ना आने पाए। तो जब इस आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया, तो ये जो एक आग लगी थी जनता में, साउथ की जनता में, उस आग ने और भी ज़्यादा रूप अख्तियार कर लिया, ठीक है। यानी ये आग की ज्वाला और भड़क उठी। तो जब ये एस.के. धर समिति जब फेल हो गई तो एक और समिति का आयोजन किया गया, एक और समिति का गठन किया गया जो थी JVP समिति। अब JVP समिति, यानी कि JVP जो कमेटी थी, इसका नाम क्यों पड़ा JVP, तो J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 सदस्य इसमें थे, ठीक है। इस कमेटी में 3 सदस्य थे। इसका जो गठन हुआ था वो दिसंबर 1948 में हो गया था। हालांकि जब एस.के. धर वाली समिति जो है वो फेल हो गई तो दिसंबर 1948 में JVP समिति का गठन किया गया, ठीक है। और इन्होंने जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की वो अप्रैल 1949 में की थी। आपको बता दूं कि JVP यानी कि जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और अगर हम बात करें वल्लभ भाई पटेल की तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये JVP यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तीनों को लेकर एक गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया।
लेकिन जब 4 महीने बाद जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी तो इसने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। यानी इनके अनुसार भी ये कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जब ये जेवीपी समिति ने जब ये बात कर दी तो विरोध जो था वो और भी ज़्यादा भयानक रूप ले लिया। और उस विरोध ने जब भयानक रूप ले लिया तो क्या हुआ कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता यानी तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु महाशय थे, इन्होंने कह दिया कि जब तक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा ये बिना अन्न और जल ग्रहण किए क्या करेंगे, ये अनशन पे बैठ जाएंगे। ठीक है, और हुआ भी यही कि पोट्टू श्री रामुलु ने एक अलग राज्य के लिए मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों द्वारा जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और फिर क्या हुआ इस आंदोलन में 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 1952 ईस्वी को रामुलु की मृत्यु हो गई। ठीक है, 56 या 58 जो भी मान, कहीं कहीं 56 ये लिखा रहता है, कहीं कहीं 58। ठीक है, हालांकि इसकी डेट जो है वो 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को इस रामुलु जी की मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये आग जो थी वो ज्वाला बनकर भभक उठी, यानी कि जो लोगों में एक जो क्रोध था वो क्रोध जो है और भी व्यापक तरीके से फैल उठा। जब पोट्टू श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार को क्या होता है, मजबूरी में एक फैसला लेना होता है कि 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक एक राज्य का गठन कर दिया जो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1953 में इसका गठन कर दिया गया था। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, यानी कि आंध्र प्रदेश जो था वो मद्रास से अलग हो गया। और इसकी राजधानी कौन सी हो गई, इसकी राजधानी करनूल को बना ली गई, अभी जो प्रेजेंट में क्या है अमरावती के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतनी जब बात हो गई यानी कि राजधानी करनूल बना दी गई और आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन क्या बनकर आता है कि सबसे पहला राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया। तो याद रखेंगे आप कि आंध्र प्रदेश जो है वो स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, लेकिन जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया तो क्या हो गया, इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के कारण जो भारत के अन्य भाषियों के मांग की जो चल रही थी उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। यानी और भी लोग जो थे वो भी मांग करने लगे कि हमें भी अलग कर दीजिए। यानी जैसे गुजरात था तो गुजरात ने कहा कि ये गुजराती भाषा के लिए भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन कर दीजिए। महाराष्ट्र से ये मांग उठी कि मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र राज्य का गठन कर दिया जाए। इसलिए सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन राज्य पुनर्गठन आयोग, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम फजल अली था। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसके साथ ही साथ इसमें 2 और सदस्य थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पडिक्कर थे। ठीक है, यानी अगर सदस्यों की संख्या भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो 3 सदस्य थे, एक फजल अली थे और 2 थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पडिक्कर। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो 1955 में दी थी। ठीक है, जब 1955 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त इनकी थी कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट थियरी, यानी कि एक भाषा और एक राज्य की जो थियरी है ये नहीं चलेगी। अब इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं। यानी इन्होंने क्या कहा कि भारत की जो यूनिटी है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि अब महाराष्ट्र में सिर्फ वही व्यक्ति रह सकता है जिसको मराठी बोलनी आती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि गुजरात में सिर्फ वही व्यक्ति निवास कर सकता है जिसको गुजराती आती हो, ये वाला नियम नहीं चलेगा। बाकी आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास कर दिया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख उसमें किया गया था। तो अब हम देखेंगे कि वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे किस सन में भाषा के आधार पर किसका किसका गठन हुआ था। एग्जाम में कभी सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो सन पूछ लेता है कि पंजाब राज्य का गठन कब हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। देखिए क्या हुआ था कि 1 मई सन 1960 ईस्वी को मराठी एवं गुजराती भाषाओं के बीच संघर्ष के कारण क्या हुआ कि बम्बई राज्य का बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। हालांकि पहले देखिए महाराष्ट्र और गुजरात जो थे यानी बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही ये दोनों आते थे। तो बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना कर दी गई। महाराष्ट्र में मराठी बोलने यानी कि मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का गठन और गुजराती बोलने वालों के अनुसार गुजरात का गठन कर दिया गया 1960 में, ठीक है। अब बात आती है दादर एवं नगर हवेली। इसकी स्थापना कब की गई तो 1961 में। तो दादर एवं नगर हवेली का जो गठन हुआ था वो 1961 में हुआ था। अब बात करते हैं गोवा, दमन और दीव की। तो देखिए भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके इसका अभिन्न अंग बना दिया गया, ठीक है। गोवा, दमन और दीव को 1962 में। हालांकि गोवा को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा आगे मिल जाएगा, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए पौंडीचेरी की जब बात आती है तो 1956 में फ्रांस की सरकार के साथ जो है हस्तांतरण संधि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चंद्रनगर, माहे, यना और कारकल ये जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे वो सब भारत को अर्जित कर दिया गया और 6वें संघ राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी का गठन कर दिया गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की अगर बात करें तो नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित कर दिया गया और 1962 में, ठीक है, ये 1962 और 63, कहीं कहीं आपको 1962 और 1963 दोनों दिख जाएगा। तो सन 1962 में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया, ठीक है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो सन 1966 में हरियाणा 1966 में क्या हुआ था, पंजाब को विभाजित करके यानी पंजाबी भाषा प्रांत बना दिया गया और हिंदी भाषा प्रांत किसको बना दिया गया, हरियाणा को बना दिया गया। कब बनाया गया था, 1966 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अब बात करते हैं तो 1971 में क्या हुआ था कि हिमाचल प्रदेश और मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय की बात। तो अगर हम मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की बात करें तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका था। बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम जो है वो भारत का कौन सा राज्य बन गया, 22वां राज्य बन गया था, ठीक है। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है, 22वां राज्य है और 1975 में इसको दर्जा मिल चुका था। आगे हम बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की बात। तो अभी हमने बताया था कि 1987 ईस्वी में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। यानी कि गोवा जो है वो पूर्ण राज्य का अधिकार इसको मिल चुका था। कब, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन तीनों को 1987 में इसको राज्य का गठन इसको कर दिया गया, ठीक है। लेकिन गोवा जो था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था और गोवा कौन सा राज्य है, 25वें नंबर का राज्य बन गया था, ठीक है। 22वां अभी हमने देखा था सिक्किम था, ठीक, और गोवा जो है वो 25वां राज्य बन चुका है, ठीक है। उसके बाद हम छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को देखेंगे। तो 1 नवंबर 2000 को
छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बन गया? 26वां राज्य बन गया। 6 से छत्तीसगढ़ और 6 से 26वां। और 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल, जो कि अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, ये 27वां राज्य बन गया। ये सीरीज से आप याद करिएगा तो याद हो जाएगा। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो 28वां राज्य बन चुका था। ठीक है, देखिए 26वां राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़ था, जो 2000 में बना था। उत्तराखंड जो है वो 27वां राज्य था, ये भी 2000 में बना था। और झारखंड जो है वो 28वां राज्य है, ये भी 2000 में ही बना था। ठीक है, अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बना दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार। जो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको कैसे जो है राज्य पुनर्गठन के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर उनका गठन कैसे किया गया, किस सन में किया गया, इसकी बात हमने कर ली थी। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।